जी सर। अ, खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा की ये स्पेशल सीरीज खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास मुलाकात में देश के बहुजन जमात के जो बुद्धिजीवी हैं, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं, उन तमाम लोगों से हम मिलवाते हैं और अम्बेडकरनामा एक मंच है बौद्धिक विमर्श का और उनसे बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, जो डिफरेंट इश्यूज पे खुलकर स्टैंड लेते हैं, वैसे लोगों से भी बातचीत करना, उनके विचारों को जानना और अम्बेडकरनामा के दोस्तों को समझाना, बताना, ये भी अम्बेडकरनामा की एक जिम्मेदारी है। इसलिए एक प्रयास है सारे इंटेलेक्चुअल्स को एक जगह लाके विमर्श को आगे बढ़ाने की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में पढ़ाते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। राणा साहब 15 साल से सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, इसलिए सोशियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तमाम वेब पोर्टल और अखबारों में तमाम लिखते रहते हैं और बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, राणा साहब को अच्छे तरीके से जानते हैं। कई नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और अ, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक विजय सिंह पथिक पर पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछड़े वर्ग में खास तौर से राणा साहब, जहां तक मुझे जानकारी है, आप गुर्जर समुदाय से आते हैं। जी सर। जी सर। जी। फुल बात होनी चाहिए इस पे, क्योंकि अभी जाट गुर्जर का आंदोलन भी हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में चल रहा है, तो इसके पूरे डायनेमिक्स को समझने के लिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो उससे आगे बढ़ते हैं फिर। तो राणा साहब, स्वागत है आपका। जी सर। अम्बेडकर थैंक यू। नामा, थैंक यू सर। अम्बेडकर नामा देखते हैं, जी देखा है सर। आपने? जी, बिल्कुल बिल्कुल देखा। इस इतने प्रतिष्ठित मंच पर आपके साथ मुलाकात होना मेरे लिए भी प्लेजर है, सौभाग्य है मेरा। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए हम सीधे आते हैं। एक मैं भाषण पढ़ रहा था काशीराम की, वो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय आंदोलन में पटपरगंज में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और जिसमें उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये उन्होंने बात कही थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई, हमने तो गुर्जर समाज के लोगों को भी टिकट दिया है और उसमें से नहीं जीत पाए हैं, फिर भी हमने एक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। तो कांशीराम विभिन्न समुदायों में जाकर भाषण देते थे और उनके नेता को तलाशते थे, उभारते थे और उनको स्पेस देते थे। आज परिस्थिति में बदलाव है। ज्यादातर उस मूवमेंट से जुड़े हुए जो नेता थे भाजपा में चले गए हैं। उनकी जो पार्टी थी उसमें से या तो निकाल दिए गए हैं या क्या है हम नहीं जानते हैं। और आप उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं, तो इस डायनेमिक्स को हमको समझाइए, मतलब हमारे दोस्तों को भी समझाइए। जी। जो गुजर पॉलिटिक्स की आपने चर्चा की और काशीराम जी देते हुए बात, काशीराम जी इस देश के उन नेताओं में से हैं, उन लीडर्स में से हैं जो इस देश को बहुत गहरे से समझते हैं, इस समाज की बहुत गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने दलित मूवमेंट की उस पूरी परंपरागत चाल ढाल और शैली को बदला, इसीलिए बदला क्योंकि वो इस समाज की उस समझ को, उस नब्ज को जानते थे कि समाज बेसिकली चलता कहां से है, इसकी राजनीति कंट्रोल होती कहां से है। इसलिए बहुत सारे लोग जो दलित आंदोलन का जल्दबाजी में विश्लेषण करते हैं कि काशीराम जी ने एक जातीय अप्रोच को बहुत कट्टरता के साथ दलित आंदोलन की एक परंपरागत आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाने की कोशिश की और जातियों का उभार और जातियों की कट्टरता उस तरह से दलित के परंपरागत शैली के खिलाफ जाती है, ऐसा नहीं है। बल्कि काशीराम की समझ भारतीय समाज के बारे में जितनी गहरी है, उतनी दलित थिंकर्स के बारे में एक व्यवहारिक समझ मैं
बहुत कम पाता हूँ, का अध्ययन करता हूँ। इसीलिए उन्होंने दलित जातियों के बीच, पिछड़ी जातियों के बीच और तमाम ऐसे हाशिए के समुदायों के बीच जातीय अस्मिता की एक नए ढंग की अप्रोच डेवलप की और उन्हें अपने जातीय स्वाभिमान को जगाने के तरह तरह के नुस्खे दिए। गुर्जर समुदाय भी उन्हीं में से एक है कि काशीराम जी के आंदोलन के तेज होने के साथ साथ जब इन पिछड़े समुदायों का राजनीतिकरण तेज हुआ और एनसीआर में काशीराम जी लगातार एक बहुत सघन राजनीति के तहत काम करते थे, तो गुर्जर समुदाय के जिम्मेदार लोग लगातार उनके संपर्क में थे, उनके सपोर्टर भी थे और वो भी उनका एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करते थे। तो ये जो एक जातीय चेतना गुर्जर समुदाय के बीच आई, इसमें बसपा आंदोलन का, काशीराम जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां आपने कहा कि किस तरह से ये डायनेमिक्स चलती है, बिना जाति को समझे और बिना कास्ट डायनेमिक्स को समझे ना तो भारत की राजनीति को समझा जा सकता और ना उसे किया जा सकता। क्योंकि जो कास्ट डायनेमिक्स है वो उन तमाम विरोधाभासों को एक ऐसे पटल में लाड़ा कर देती है और समझा देती है जिन्हें जो बौद्धिक हल्का है या जो बौद्धिक दुनिया है वो नहीं समझ पाती। प्रचलित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ ये विरोधाभास जाते हैं कि लोकतंत्र में जाति का क्या काम है, लोकतंत्र में धर्म का क्या काम है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल पंडित भारतीय समाज को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, भारत में लोकतंत्र का विस्तार और डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ इन विरोधाभासों के बीच हुई। एक मजे की बात है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पिछड़ी जातियों ने तो लोकतंत्र को जिया और समझा ही जाति की सीढ़ी के तहत है। मैं अपने रिसर्च के दौरान का एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा सर, कि मैं गांव में एक पीएचडी सर्वे के दौरान इंटरव्यू ले रहा था, तो एक जोगी कास्ट के मैं घर में बैठा था, उपाध्याय जिन्हें हम वेस्टर्न यूपी में जोगी कास्ट थी वो। तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो जब जातीय नेता की बात आई तो मैंने कहा कि आप अपने जाति के किसी नेता को जानते हैं? आप जानते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा नेता है। क्या, कौन है? कि अजीत जोगी। मैंने कहा अजीत जोगी तो वहां के हैं, इतनी दूर के, आप वेस्टर्न यूपी में हैं और वो तो जोगी है भी नहीं, वो तो ट्राइब्स हैं। कहने लगे साहब जिसके नाम के सामने सीधा सीधा जोगी लगा हो और आप तो कह रहे जोगी नहीं है, मैं तो उनसे मिल आया, अपने काम की सिफारिश भी लगाया। तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि जातीय सीढ़ी के साथ कैसे हम एक इस पायदान में अपने ऊंचे कामों को और ऊंचे स्तर पर जाकर भी एक सहज ढंग से इंटरेक्ट कर पाते हैं। और पूरा दलित मूवमेंट, पूरा बैकवर्ड मूवमेंट, पूरी दलित और बैकवर्ड राजनीति तो एकदम जाति के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए जाति को समझना, जाति को टोहना, जाति के उस पूरे डायनेमिक्स को समझना ही भारत की राजनीति को समझना है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, उसमें खाली दलित और पिछड़ों में जातियां काम नहीं करती, ये सीखा है उन्होंने, सवर्णों से ही सीखा है। यस, तू नाम पे वोट लिया जाता है और बाद में उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले हैं, आप समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है। यस, मैं कल मीटिंग में था और मैंने मेरे जहन में, जब हम काशीराम को पढ़ रहे हैं, हमारे शोध सहयोगी राजा चौधरी भी हैं, वही पढ़ रहे हैं, कल उन्होंने एक एपिसोड बनाया था कि प्रजापति समाज के बीच काशीराम जी ने क्या भाषण दिया। तो मेरी ये समझ है कि काशीराम छोटी छोटी जातियों को, बिखरी हुई जातियों को, जिनकी वॉइस कहीं नहीं थी, उनको उन्होंने जोड़ा। तो कल मैंने एक मीटिंग में कहा कि अगर आरएसएस और बीजेपी ने कोई सीखा है कुछ भी, तो सबसे ज्यादा काशीराम से सीखा है। एग्जैक्ट। मैंने कल कहा कि काशीराम जी से किसी ने सीखा है अगर पॉलिटिक्स, सोशल इंजीनियरिंग, तो वो सीखा है आरएसएस बीजेपी ने। Yes. जो की विरासत पे जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे अंबेडकर की विरासत पे राजनीति कर रहे हैं, चाहे लोहिया की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं, शायद उन लोगों ने काशीराम, लोहिया या फिर
अंबेडकर को ना पढ़ा है ना उनकी पॉलिटिक्स को समझा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, यू आर राइट। जी राइट सर, एकदम। जो पूरे की पूरी भारतीय राजनीति है वो जी इन सारी चीजें जो इंडियन सोसाइटी के स्तंभ है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और काशीराम ने उस टूल किट को जो सोसाइटी को खोलती है, उन सारे नट बोल्ट को ढीला कसना जानती है, उनका इस्तेमाल और वो सारे प्रयोग भारतीय राजनीति में किए। और काशीराम जी के बाद जब इन तमाम जमातों को जिनका आपने जिक्र किया, इन्हें ये लगने लगा कि भारतीय समाज को गति देने का और भारतीय समाज में मोबिलिटी लाने का, भारतीय समाज को लोकतंत्र सिखाने का ये एक मॉडल है, ये एक तरीका है। और उसका इम्पैक्ट इतना ही नहीं हुआ, चाहे आप पूरे चीजों को जांच परख के अनुसंधान के तौर पर देख सकते हैं। इन सब पार्टी कार्यालयों में, संघ से लेकर इन सब जमातों में, इनके पार्टी कार्यालयों में अंबेडकर जी के फोटो उन्हीं की इस पूरी गति के बाद देखने को मिले। और हाँ उस पूरे मूवमेंट की एक्सेप्टेंस आ गई। मुझे खूब याद है इन सब कार्यालयों में 90s के बाद सब में बाबा साहब की फोटो मिलने लगी और इनके कार्यक्रमों में बाबा साहब को और उन सारी चीजों को एक स्पेस मिलने लगा। और अब हालात ये हैं कि जब इन्हें लग गया है कि इनके बिना गुजर नहीं है, तो उन पर अपने ढंग से लिखत पढ़त और मोमेंटम, उनका इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, ये सब शुरू हो गया है। वो आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से। राणा साहब, आप समाज शास्त्र के हैं और समाज के डायनेमिक्स को मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इसमें जाट आबादी और गुर्जर आबादी दोनों है। हम इस पे आरक्षण पे अलग एक सवाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गुर्जर समुदाय के ज्यादा जो लीडर्स हैं, जो कभी कांशीराम जी के या जनता दल के साथ थे, वो चले गए बीजेपी में। जी, आरक्षण की भी बात हो रही है बीजेपी में, मतलब क्या है ये कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली बीजेपी की पॉलिटिक्स जो ग्राउंड पर मूवमेंट करती है वो बहुत प्रैक्टिकल ढंग से करती है। और बाकी जो और पार्टीज हैं वो उस व्यवहार को, उस फंक्शन को उतने अच्छे से नहीं समझ पाई। जस्ट एग्जाम्पल आप प्रदेश का लीजिए, एक दलित पिछड़ी सरकार 30 साल, दशक प्रदेश में लगातार रही, नॉन स्टॉप रही। बसपा, सपा, भाई जी बहन जी सब लगातार रहे। कोई आइडियोलॉजिकल तैयारी नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं बना पाए, एक अखबार तक नहीं, एक टीवी चैनल तक नहीं, कोई मीडिया स्प्रेड नहीं, कुछ नहीं। तो एक इन सारी चीजों को जो चिपकाने के तरीके हैं, है ना, आइडियोलॉजी एक गोंद की तरह तो काम करती है ना। तो जिसके पास वो गोंद जितना है वो उसे कभी जाति के नाम पर, कभी गोत्र के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी किसी आपके हिस्टोरिकल नायक के नाम पर, कभी आपको वो कहीं ना कहीं से आपको एक उसके पास चिपकने का मत। और इन बैकवर्ड दलित लीडर्स ने उस पर कोई काम किया नहीं। तो जो एक पूरा एक तैयारी काशीराम जी की विरासत और पूरे उस दलित मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट की एक विरासत थी, तो वो उसे भी लोगों ने टुकड़े टुकड़े आसानी से कर लिया और वो बिखर सी गई है इन जातियों के साथ। जो आपने कहा कि वो उधर मुंह कर गए, इधर मुंह कर गए, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है जिस पर बहुत गंभीरता से काम होना था या काम होने की अभी भी गुंजाइशें हैं। उसमें जहां तक मुझे याद है, मंडल कमीशन के समय में गुर्जर समाज के लोग शरद यादव के साथ भी थे, कांशीराम जी के साथ भी थे और पूरा आंदोलन चला था। अभी आरक्षण का मसला है और ओबीसी में आरक्षण का मसला है, लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या समस्या, क्या इशू है? एक ही तरह का बैकग्राउंड है दोनों समुदायों का, जाट और गुर्जर दोनों समुदाय का एक ही तरह का बैकग्राउंड, खेतीहर लोग हैं,
और दोनों पिछड़े समुदाय में। तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? दूसरी बात है कि इंट्रा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी है, जहां तक हमें जानकारी। तो उसके रूट्स क्या है और उसका निराकरण क्या है, कैसे वो रिजॉल्व हो सकता है? एग्जैक्ट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ये इस पर बात ही नहीं होती, इस पर बहस ही नहीं होता है बेसिकली। और इंट्रा कास्ट, यस, और इंट्रा कास्ट वाला तो बहुत मैं देख रहा हूँ आप जैसे आदमी ने पहली बार ऐसा सवाल सोचा जिस पर बात ही नहीं करते हैं, ना मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना आपस के कोई ग्रुप। एक्चुअली क्या सर, एक तो पूरा जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है उसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है जिस आज तक के इतिहास में भारतीय राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और ये नेशनल मूवमेंट से लेकर आज तक एक फैक्टर बना हुआ जो लगातार भारतीय राजनीति को हिलाता डुलाता है। और ये भी समझ चाहिए इन तमाम कम्युनिटीज को, इन सारे लोगों को, पॉलिटिकल एरा के लोग तो उसे समझते हैं, रिजर्वेशन बेसिकली एक पॉलिटिकल इशू है। रिजर्वेशन पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिक्स का इशू है। और इस बात को भी हम या हमारे लीडर या जाट गुजर नेता उन चीजों को समझाने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। वो भारतीय राजनीति को मोमेंटम देता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसका इस्तेमाल इस मोमेंटम के लिए ही करते हैं। ये हम नहीं समझ पाते। रिजर्वेशन की राजनीति जब जब गरमाई और जिन जिन स्टेट्स में गरमाई, बीजेपी द्वारा लगातार इस के साथ अपनी पॉलिटिक्स को, उस पॉलिटिक्स को मोमेंटम देने की गई है ना। चाहे वो जाट आरक्षण का वादा था, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जाट गुजर कोई आरक्षण मांगने के लिए कोई शुरुआती आंदोलन नहीं हुए। बकायदा पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टोज में ये मुद्दे रखे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रिजर्वेशन देंगे। जाट को कहा कि हम आपको ओबीसी में लेंगे, आप हमें रिजर्वेशन दीजिए। गुजर को कहा हम आपको ओबीसी से नीचे एसटी में ले जाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो इस तरह से जो एक बहला अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को मोमेंटम देने के लिए इन कम्युनिटीज का इस्तेमाल किया गया है ना। खास तौर से इन्हीं के लिए क्यों किया गया? क्योंकि ये एक तो भारी संख्या बल की भी हैं और इस तरह का एक वायलेंट एटीट्यूड वाले समाज भी हैं, ताकि सड़क पर उतरेंगे, एक मोमेंटम बनेगा, राजनीति प्रभावित होगी। और वो हुआ भी। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और इन सारे में पूरी 2 दशकों से लगातार रिजर्वेशन की कथा कहानी हमारे आपके सबके सामने है। और मिला किसी को कुछ नहीं है, ना मिल पाएगा। जो आपका सवाल था क्यों नहीं रहा, मिले तो तब ना तब आपने कुछ उस सेक्टर में छोड़ा हो या आपकी मनसा हो। आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस आप अपनी व्यवस्था में स्टेब्लिश कहाँ करते हैं, है ना। ये आपका एक दिखावा है और एक समाजों को आपस में यूज करने का एक तरीका है। जहां तक इन दोनों के बीच इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये सिर्फ उसी तरह का स्वाभाविक इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट है जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर में, क्षमता में। राकेश जी आप ईयरफोन निकाल लीजिए, आवाज कट रही है। ईयरफोन निकाल लीजिए। तो हाँ निकालिए। जो एक जी, ये उसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। और मैं अपने जाट साथियों से भी बात करता हूं, लगातार हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये एक स्वाभाविक ढंग का कॉन्फ्लिक्ट है जाट गुजर के बीच, जहां जहां भी है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कोई उस तरह की सीधी फाइटिंग आज तक नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर के मोर्चे पर हैं। दोनों लगभग उसी तरह की परमाणु शक्ति संपन्न शक्ति वाले समाज हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कोरिया नॉर्थ कोरिया है। दोनों ऐसे खड़े तो रहते हैं,
और मैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस साझा करता हूं। जब जब जाट वीसी आया तो उसने गुजर्स को बहुत स्पेस दिया, अपॉइंटमेंट किए, उनके आरक्षण संबंधी बहुत सारी ऐसी छूटी हुई चीजों को फिल किया, और उनकी जो ऐसी समस्याएं बहुत सालों से लटकी हुई थी वो पूरी की। क्योंकि दोनों खेतीहर समाज हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, कहते हैं, और ये तो एक बेनिफिट्स के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए एक स्वाभाविक कॉन्फ्लिक्ट है, होते रहते हैं, और ये लगभग होते रहेंगे। नेता भड़काते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। नेता बिल्कुल भड़काते हैं। जैसे किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा अभी कि टिकैत जी बैठे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए गुजर्स का इस्तेमाल किया गया, या वो पंचायत करे, लेकिन वो पंचायत कहाँ हुई? इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल भड़केंगे भी, भड़काएंगे भी, एक दिखावी पॉलिटिकल सिनेरियो में जो थोड़ी सी मुट्ठी भर लोग होते हैं वो करते भी हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इन दोनों कम्युनिटीज में गुजर की बनिस्बत जाट ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर कम्युनिटी, इसलिए वो ज्यादा लाभ ले जाते हैं, ज्यादा बढ़त बना जाते हैं, और गुजर उस फ्रस्ट्रेशन में या उस ईर्ष्या में आकर थोड़ा अपने आप को ऐसे मानता है कि ये मेरे कॉम्पिटिटिव हैं। और गुजर जब तक अपनी उस पॉलिटिकल मैच्योरिटी को नहीं बढ़ाएगा, उस पॉलिटिकल बिहेव को नहीं सीखेगा, तो वो उनके पैरेलल नहीं कर पाएगा। ये मोटी सी बात है। मैं देता हूं आपको, अभी किसान आंदोलन, एक छोटा एग्जाम्पल, अभी किसान आंदोलन बनाकर कम्युनिटी ने अपने यूनियन जिंदा कर लिया, अपने दल को जो राजनीति में हाशिए पर चला गया था उसको भी जिंदा कर लिया। और आप देखेंगे पूरे वेस्टर्न यूपी में नोएडा से लेकर सहारनपुर तक जिला पंचायत के सारे टिकट जाटों को दिए, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स, वो प्रेशर बना पाए आंदोलन के द्वारा। उनके नेता आंदोलन में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब तक गुजर इस तरह के प्रेशर बनाना नहीं सीखेगा, उसे भी किसान मूवमेंट में उस तरह की अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करानी थी, सरकार को लगता कि हाँ ये भी मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो उस बीजेपी अपनी उस राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने के लिए जाटों को आजकल खूब वेटेज दे रही है, टिकट, ये सिलसिला विधानसभा चुनाव तक आप देखेंगे बराबर चलेगा। लेकिन पंचायत चुनाव में निर्दलीय लोग फर्स्ट रहे। बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे वो तो। लेकिन अब देखा ना आपसे, जैसे ही वो निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी और वो तमाम इस तरह के लोग सब अपना बाहुबल और ताकत, राजनीतिक ताकत दिखा पाए, तभी से लगातार पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में बेचैनी है, बैठकों का दौर जारी है, किस तरह से वो पूरा करना है कि तमाम दलित पिछड़े नेताओं के साथ क्यों डीलिंग तेज हो गई, क्यों बैठकें तेज हो गई, उसी का परिणाम है सर। मुझे लगता है राकेश जी, राइवलरी सिर्फ दो जातियों में नहीं, पूरे समाज के साथ राइवलरी करनी होती है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को भी देखेंगे, चाहे कुछ भी देखेंगे, तो उसमें कोई जाट रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा नहीं है, नहीं है। मतलब वो नहीं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, आपने जाट और गुजर का इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट वाली जो बात कही थी, एग्जैक्ट, यू आर राइट। लड़ाने वाले कोई और भी होंगे, मेरी ये समझ है। मैं 30 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे छात्र दोनों समुदाय के आते हैं, कई समुदाय के आते हैं, ये भी समुदाय के मेरे छात्र होते हैं। तो रहन सहन, खान पान, सामाजिक पृष्ठभूमि सब कुछ एक ही तरह का है। तो मुझे लगता है आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स अगर इनिशिएट करेंगे, तो जो जानबूझ को फैलाया गया जो द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है, कि ये तो आपस में लड़ते हैं, लड़ने की कोई बात ही नहीं है। सबके साझा दुख है, सबके साझा जरूरतें हैं। तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो चौधरी दोनों तरफ है, बैठा के एक बार बातचीत हो। इस तरह के सर फोरम भी नहीं है, ये भी एक बड़ी कमी है कि जाट गुजर इंटरेक्शन के कुछ ऐसे विचार विमर्श के फोरम डेवलप हो, इस तरह कम है इन दोनों समाजों में, ताकि इंटरेक्शन के मौके नहीं है, कल्चरल इंटरेक्शन नहीं है, शादी के आपस में इस तरह के मन और माइंडसेट जब तक नहीं बनेंगे,
कम्युनिकेशन और संवाद के जो मंच बने, बातचीत हो। हालांकि वेस्टर्न यूपी में एक आध नेता ने एक काम शुरू किया था। एक मुजफ्फरनगर में एक नेता थे नारायण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह जी के बहुत करीबी थे। तो उन दोनों ने मिलकर चौधरी चरण सिंह नारायण सिंह विचार मंच बनाया था। उसने कुछ बैठ के वेस्टर्न यूपी में कुछ इस तरह के काम शुरू किए भी थे, और रोटी बेटी इन सब के रिश्ते नातों की उस एजेंडे में बात होती थी, लेकिन वो कोई बहुत अच्छे से चल नहीं पाया, मुंह नहीं कर पाया। इस तरह के मंचों की जरूरत है ताकि ये तनाव कम हो और एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझें और एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अपनी पहचान बनाए। कोशिश करता हूँ कि आप इनिशिएट करेंगे, जिन भाई चांसलर साहब का आपने जिक्र किया है उनको भी शामिल करेंगे और ये काम शुरू हो। यस, चलिए हम देखते हैं एक आध सवाल और कि आप उम्मीद है कि आप अपने सोशल ग्रुप्स में अम्बेडकरनामा शेयर करेंगे, दोनों ग्रुप्स में और तमाम दोस्तों के बीच, और हमने खुल के बात की क्या संदेश है हमारे अम्बेडकरनामा के दोस्तों के लिए। यस, मैं यही कहना चाहूंगा सर, आपके इतने शानदार मंच से, जिसकी पहुंच इतनी है, जिसे इतना देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं, कि इन सारे दलित, बैकवर्ड और ये जो पूरी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, इसे नए हॉरिजन्स खोजने पड़ेंगे, इसे नए क्षतियों की तलाश करनी पड़ेगी। और ये जो पुराना सारा कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कंसेप्ट में दम नहीं है, लेकिन पुराने शब्द पुराने हो जाते हैं, वो अपनी चमक भी खो देते हैं और अपना असर भी समय के साथ साथ धीरे धीरे कम करने लगते हैं। और जिस तरह का भारतीय मीडिया है, वो भी इन शब्दों को इतना घिस देता है ताकि ये असर कम कर दें, क्योंकि वो इनकी पैनी धार को समझता है। तो हमें नए नरेशन घड़ने पड़ेंगे और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को नए शब्दों के, नए कंसेप्ट के साथ, नए थरीज के साथ, नए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के साथ एक नए स्पेस तलाशने पड़ेंगे। जैसे सोशल पॉलिटिक्स को अपने आप को थोड़ा नई राजनीति की तरफ बढ़ाने के लिए किसान आंदोलन या किसान राजनीति के बड़े क्षतिज तलाशने चाहिए। और मैं तो ऐसे देखता हूं, अगर कोई नई राजनीति निकलेगी तो उसमें किसान राजनीति की बड़ी भूमिका होगी। ये कुछ कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इतने दिनों से पूरा आंदोलन है, लेकिन सिस्टम इस पॉलिटिक्स को फ्यूल देने के लिए ये सोशल जस्टिस क्या जो पूरा धरातल है, इससे नहीं उभरा कि किस तरह से दलित पॉलिटिक्स, बैकवर्ड पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स उसके साथ कनेक्ट करके उसे एनर्जी ट्रांसफर करती और वो मूवमेंट थोड़ा और नई धार के साथ भारतीय राजनीति पर अपना एक नया पैनापन दिखा के स्पेस बनाता। इसकी जरूरत है सर कि उसके साथ ये ब्रिज कैसे बने। आखिरी सवाल, संसो पाव ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जगदेव बाबू का नाम आपने सुना ही होगा। जगदेव 90 भाग हमारा 90% काशीराम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये 3 इंपॉर्टेंट नारों में वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों को। लेकिन आज जनगणना का सवाल है। ओबीसी हर समय हर मंच से दावा करता है कि मेरी संख्या 52% है, 60% है, वट एवर नंबर, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल, कोई लीगल आधार नहीं है। और अभी जनसंख्या की बात चल रही है जनगणना की, लेकिन ओबीसी की तरफ से चूंकि इतना बड़ा समुदाय है जिसके पास जमीन भी है, संसाधन भी है, कोई बड़ा आंदोलन इस पे नहीं दिख रहा है। क्यों? इस एक जिस तरह की एक बहुत व्यापक दृष्टि वाली और व्यापक नेटवर्किंग वाली लीडरशिप चाहिए, वो अभी दलित बैकवर्ड के पास नहीं है। इवन हमारे पास अपने देश के 35 स्टेट में जो दलित और बैकवर्ड विधायक हैं, एमपीज हैं, उन सबके बीच तक एक फोरम नहीं है। आम समाज के बीच तो तब बनेगा, उन सबके बीच कोई सहमति, कोई इंटरेक्शन नहीं है, उन सबके बीच इस पर बैठकर कोई तैयारियां नहीं है।
जब विधानसभाओं में एक आवाज के साथ ये बुलंद होगी, जब देश की राज्यसभा और लोकसभा में लेकिन जब वो पॉलिटिकल क्लास ही नहीं बन पा रही है ना, तो आम समाज को हम तोहमत दे दें कि वो आंदोलन नहीं कर रहा, वो मांग नहीं कर रहा, वो दबाव नहीं बना रहा। और आजकल तो सर दुनिया बदल गई है। अब दबाव खाली धरने से नहीं होता है, या दबाव खाली सड़क के आंदोलन से नहीं होता। हम मीडिया के दौर में हैं, सोशल मीडिया के दौर में है, जब आपकी मांगों को इन पर बड़े आलेख आर्टिकल प्रोफेसर रतनलाल के वाशिंगटन पोस्ट गार्जियन से छपेगा, अमेरिका के बड़े अखबारों से छपेगा। हम ये सब गुलाम देश हैं सर। अब ये बहुत कमजोर स्टेट हैं, आप ये भी समझिए, इनके हाथों में ज्यादा नहीं है। आप इनके पेच अमेरिका से टाइट कराइए, कल जनगणना हो जाएगी। चीजें बदल गई हैं, चीजें सर बदल गई हैं अब जा ना। बहुत इन डेवलपिंग कंट्रीज में लुलपुल सरकारें हैं, और ये अपने आकाओं के बिना ये नहीं चलते हैं, इनके खर्चे नहीं चल सकते, ये अपनी तनख्वाह नहीं दे सकते। सोशल जस्टिस की तो बात तब करेंगे। अपने लोगों को, आप और हमको को ये सब सरवाइव करने के लिए दुनिया एकदम बदल गई है सर, पूरी तरह से। नहीं तो आप कोशिश कीजिए, संसाधन इकट्ठा कर दिए, कम से कम उत्तर प्रदेश का हम लोग जनगणना अपने एजेंसी से करवा देंगे। यस यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी सर। आप और हम अपने खर्चे से क्यों सर, इसके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बने। आजकल तो ये सर, जैसे आप प्रपोजल डालिए फोर्ड फाउंडेशन को, उनको, वो सब भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उसका महत्व समझते हैं। वो हमसे ज्यादा सोशल जस्टिस की इम्पोर्टेंस और ह्यूमैनिटीज के इन सारी चीज को समझते हैं, है ना। तो हम अपने स्तर पे रिसर्च लेवल पे बहुत सारा डेटा क्रिएट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आज की चर्चा खत्म करता हूं कि इस पे आप प्रपोजल बनाएंगे, और अम्बेडकरनामा के सारे साथी आपके प्रपोजल के साथ हैं। हम लोग इस पे काम करेंगे। मेन काम मैं आपका सहयोगी सर, मैं आपका सहयोगी सर, बिल्कुल सर। इससे प्रपोजल तैयार कीजिए। जी तो जी। ये थे राकेश कुमार राणा। शानदार बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें आपने समझाई, समुदायों की राजनीति को, वेस्टर्न यूपी हरियाणा राजस्थान की राजनीति को, विच नेशनल पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस, सरकार की क्या मजबूरियां हैं, ये तमाम बातें आपने की। दोस्तों, जो साथी अम्बेडकरनामा देख रहे हैं, राकेश जी की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आजकल भक्ति में लोग ज्यादा लीन हैं और तार्किक बातें कम हो पाती है। शुक्रिया राकेश जी। तब तक आप अम्बेडकरनामा देखिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।